इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे और कोशिश रहे हम लोगों की ये होनी चाहिए कि कम से कम समय में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। इसके अंतर्गत आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए, लेम्डा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण लेम्डा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण निरूपित करेगा। स्टार्टिंग से फिर से लगाना, चलो ठीक है, उसको कट पेस्ट हो जाएगा। यानी कि लेम्डा के किस मान के लिए समीकरण लेम्डा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लेम्डा के किस मान के लिए समीकरण लेम्डा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण निरूपित करेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा द गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेम्डा इक्वल टू 1, लेम्डा नॉट इक्वल टू 1, लेम्डा नॉट इक्वल टू 3 और फोर्थ में आपको देगा नन ऑफ दीज। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी समीकरण जितने घात का समीकरण होगा उस घात का गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इस समीकरण के द्विघात समीकरण होने के लिए प्रश्न कंडीशन पूछी जा रही है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ये द्विघात पद है, इसका गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ है लेम्डा माइनस 1 शुड नॉट बी 0। दिस इंप्लाइज लेम्डा नॉट इक्वल टू 1। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर। एक बार फिर से समझें आप कि कभी अगर आपसे कंडीशन पूछ दी जाए या शर्त पूछ दी जाए कि लेम्डा के किस मान के लिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि द्विघात पद का गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड डिग्री टर्म शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक लेम्डा माइनस 1 है और हमें द्विघात समीकरण होने का प्रतिबंध पूछा जा रहा है। तो ये गुणांक शून्य ना हो, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लेम्डा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात लेम्डा नॉट इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल
शून्य हो तो k का मान ज्ञात करें। ऑप्शन फर्स्ट k इक्वल टू 1, ऑप्शन सेकेंड k इक्वल टू 5, ऑप्शन थर्ड k इक्वल टू 4, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो अगर कभी किसी भी समीकरण का एक मूल शून्य होने का प्रतिबंध पूछे, इट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड द कंडीशन टू बी वन रूट एज 0, देन वी हैव टू पुट कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल टू 0। यानी कि अगर कभी किसी द्विघात समीकरण के एक मूल शून्य होने की बात कहे, एक मूल शून्य हो, तो आप उस द्विघात समीकरण का अचर पद शून्य के बराबर रख देंगे और वहां से हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण में अगर आप देखें तो अचर पद के स्थान पर k-5 है, तो एक मूल शून्य होने की शर्त क्या होगी कि कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, यानी k-5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 5। तो यहां हम देखते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है, सही विकल्प है। सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग इस प्रश्न को सही से देखें कि अगर कभी हमसे एक मूल के शून्य होने के लिए कहा जाए तो आप उस द्विघात समीकरण के अचर पद को शून्य के बराबर रख देंगे और वहां से हमसे k या म्यू या लैम्डा या जिस भी अज्ञात की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि यदि द्विघात समीकरण समीकरण 5x² प्लस k-1 इंटू x प्लस k² माइनस 7x माइनस 8 k² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 के दोनों मूल शून्य हो तो k का मान ज्ञात करें। तो पहले प्रश्न में हमने इसके पहले जो प्रश्न देखा था उसमें एक मूल के शून्य होने की बात कही गई थी। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि इस समीकरण के दोनों मूल अगर शून्य हैं तो k का मान ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल शून्य तभी होते हैं जब x का गुणांक तथा अचर पद दोनों अलग अलग शून्य के बराबर हो। इट मीन्स both roots of a quadratic equation will be 0 if the coefficient of x and constant term both are separately 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का गुणांक k-1 है और अचर पद k² माइनस 7k माइनस 8 है। तो आप इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो पहले x के गुणांक को देखें k-1 ये 0 कर देंगे एंड k² प्लस 7k माइनस 8 इक्वल टू 0 इसको भी 0 कर देंगे। यहां से आप देखेंगे k की वैल्यू डायरेक्ट 1 मिल जाएगी, लेकिन यहां आप देखेंगे कि k की दो वैल्यू मिलेगी। इसको जब आप 0 के बराबर रखेंगे पहली वैल्यू आपकी माइनस की 8 आएगी, दूसरी प्लस का 1 आएगी। अब आपको इन दोनों में k का कॉमन मान देखना है। दोनों
संबंधों से जो k के मान मिले हैं, आप देखते हैं कॉमन वैल्यू दोनों में 1 है, तो आंसर लिख दिया जाएगा k इक्वल टू 1। यानी k इक्वल टू 1 के लिए इस समीकरण के दोनों मूल शून्य होंगे। तो दोनों मूल शून्य होने का प्रतिबंध समझ में आ गया है। बोथ रूट्स शुड बी 0 इफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म बोथ आर 0। तो आंसर इसका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, k इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अगले प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाए, यदि if alpha comma beta are the roots of the quadratic equation 3x square plus 5x minus 7 equal to 0, comma, then the equation whose roots are 1 upon alpha comma 1 upon beta h। मतलब इसमें आपसे कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल हों, तो एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसके मूल 1 अपान अल्फा कामा 1 अपान बीटा हो। यही प्रश्न आपका दूसरे रूप में भी लिख के आ सकता है, आपसे कह देगा कि राइट द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी ऐसा समीकरण बनाएं जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम हो। आप देखिए यही बात कह रहा है, अल्फा कामा बीटा इस समीकरण के मूल हैं और हमें जो समीकरण बनाना है उसके मूल 1 अपान अल्फा कामा 1 अपान बीटा हो, मीन्स दिए गए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम। अल्फा का व्युत्क्रम 1 अपान अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1 अपान बीटा। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको सीधा क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की पोजीशन इंटरचेंज कर देनी, यानी आपस में बदल देनी है। यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, ये अचर पद के प्लेस पे आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म -7 है, वो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह आ जाएगा। यानी कि आप सीधे आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, -7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया है। देखिए आप फिर से एक बार कि अगर कभी एक ऐसा समीकरण लिखने के लिए कहा जाए जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम हो, तो आपको सेकेंड डिग्री टर्म के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में इंटरचेंज कर देना है। यहाँ सेकेंड डिग्री टर्म यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और कांस्टेंट टर्म -7 है, तो ये -7 आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक कांस्टेंट टर्म की जगह पहुंच जाएगा। तो आप ये लिखेंगे, और पूरे समीकरण को अगर -1 या नेगेटिव साइन से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये वो समीकरण है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें हम। अगले प्रश्न में आपसे कहेगा, इफ 1 रूट
1 root of the quadratic equation थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। Then find the value of lambda। मतलब यदि समीकरण द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3 और अचर पद यानी कि लैम्डा ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया है कि फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। फिर से एक बार प्रश्न समझेंगे कि अगर कभी हमसे ये कह दिया जाए कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को आपस में बराबर कर देना है। तो यहां पे हमसे यही प्रतिबंध पूछ रहा था कि लैम्डा के किस मान के लिए इस समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो, शर्त मैंने बताई क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3 और कांस्टेंट टर्म यानी कि लैम्डा आपस में बराबर होंगे। 3 इक्वल टू लैम्डा या आप कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 3। सभी को समझ में आया? बच्चों जहां पे कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए, आ जाता है यदि इफ अल्फा कामा बीटा आर the roots of the quadratic equation 5x square minus 3x plus 4 equal to 0, comma, then the value of 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा विल बी। पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा 3 अपॉन 5। सेकेंड ऑप्शन आपको देगा 4 अपॉन 5। थर्ड ऑप्शन आपको देगा -3 अपॉन 4 और फोर्थ ऑप्शन आपको देगा नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप अगर देखें तो सबसे पहले अल्फा कामा बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो आपसे 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा यानी मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछेगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। तो अगर आप एक चीज देखें इधर से कि जनरली अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हो, यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हो तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल -b अपान a होता है और मूलों का गुणनफल c अपान a होता है।
लेकिन जब आपसे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो आप जानते हो इसको एलसीएम लेने के बाद आप अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से देखें तो माइनस बी अपान ए है, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपान ए है, यानी दिस अपान दिस कर दिया जाए तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखेंगे माइनस बी अपान सी। यानी कि अगर कभी हमसे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो आप माइनस एक्स का गुणांक बटे अचर पद। तो इस प्रश्न में आपसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी है, तो आप समीकरण को देखें अपने 5x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखेंगे इस समीकरण को अगर आप इससे कंपेयर करें तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 4 है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, माइनस एक्स का गुणांक बटे कांस्टेंट, यानी कि -3/4। देयरफॉर इट विल बी 3/4। आप देख रहे हैं देयर इज नो ऑप्शन, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, सो यू विल मार्क नन ऑफ दीज। ठीक है बालक, यहीं तक ऑफ कर दो इसे।